एस्पिरेंट कॉर्नर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर हमारे वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो का पहले पार्ट 2-3 दिन पहले अपलोड हो चुका है और ये सेकंड पार्ट आज अपलोड होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के बीच में अपने अपने आंसर्स को भी देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कौन सा पशु वेस्ट बंगाल राज्य का पशु का प्रतीक है, मतलब स्टेट सिंबल है। थोड़ा क्वेश्चन का यहाँ पे फॉर्मेट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन समझ आप लोग को समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो कौन सा पशु वेस्ट बंगाल राज्य का स्टेट सिंबल है, मतलब राज्य का एक प्रतीक है। तो ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन ए वन हॉर्न राइनो, ऑप्शन बी हाउस स्पैरो, ऑप्शन सी फिशिंग कैट, ऑप्शन डी स्क्वायरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिशिंग कैट। तो आइए जानते हैं फिशिंग कैट के बारे में। फिशिंग कैट जो है वो मेनली आपका साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पाया जाता है। और इनके लिए सबसे अच्छा जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है कि जहाँ पे फ्लड प्लेन होता है, मतलब जहाँ पे बाढ़ का मैदान बना रहता है ना, वहाँ पे ये पाया जाता है मेनली। तो इसका साइंटिफिक नेम है प्रियोनिलियरस विविरियंस। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, बोलने में थोड़ा असुविधा होगा सबको। इनका जो IUCN स्टेटस है, मतलब ये इनका जो अभी प्रजाति है वो किस अवस्था में, तो ये अभी फिलहाल इनकी संख्या में बहुत ही तेजी से गिरावट आ रही है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हमारे स्टेट के और भी ज़्यादा कौन कौन से सिंबल्स हैं। जैसे यहाँ पे एक बर्ड का पिक्चर देख रहे हैं, तो इसका नाम है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। ये है वेस्ट बंगाल का स्टेट बर्ड। तो आज का ये वीडियो में हम लोग इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका साइंटिफिक नाम है हेलिकॉन सिमिरिनिस, और साथ ही स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड के साथ ही स्टेट का अपना फ्लावर, फ्रूट और ट्री भी होता है। तो मेन यहाँ पे कौन सा है, फ्लावर नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। ठीक है, जो रात में खिलती है जैस्मिन। फ्रूट आप सबको पता ही होगा मैंगो, और ट्री चातिम ट्री, और रिवर जो होता है टिस्टा रिवर और गंगा रिवर है। अब ये बार बार आयुषियन क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं आयुषियन के बारे में भी। तो इसका जो फुल फॉर्म है उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन का मतलब होता है इसको बचाए रखना, संरक्षित रखना, और इंटरनेशनल यूनियन का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ, मतलब सभी देशों से मिलके एक ग्रुप बनाया गया है जो नेचर का रक्षा करेगा। ठीक है, अब हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड और ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और इसका फाउंडर है जूलियन हॉक्सली, और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1948 को। पहले जो इसका नाम था उसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। तो ये क्या है, जो इसका पहले का नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, और रखा गया इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रोटेक्शन को हटा दिया और कंजर्वेशन को ला दिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है, वर्ष 1905 में ढाका अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी पुलिन बिहारी दास, और ऑप्शन डी बरिंद्र कुमार घोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुलिन बिहारी दास। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अनुशीलन समिति 1902 में बना था। ठीक है, लेकिन जो ढाका अनुशीलन समिति है उसका गठन 1905 में हुआ।
मतलब ये जो एक ढाका अनुशीलन समिति है, ये अनुशीलन समिति का एक ब्रांच है। अब जानते हैं कि अनुशीलन का मतलब क्या होता है। तो अनुशीलन का मतलब होता है कि जो लीडर्स थे पहले, उनके पाथ को फॉलो कर रहा, उनके रास्तों को फॉलो करने के लिए, उसका अनुशीलन करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, जो भारत को में एक क्रांतिकारी आंदोलन लेके आना चाहते थे और देश को आजाद दिलाना चाहते थे, ठीक है। तो अनुशीलन समिति का जो मेन फाउंडर थे उनका नाम था सतीश चंद्र बसु, ठीक है, और ढाका अनुशीलन समिति का संस्थापक थे पुलिन बिहारी दास। क्वेश्चन नंबर 3, रूस की करेंसी क्या है। सबको पता ही होगा रूस की करेंसी क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, रूबल। लेकिन रियाल, यूरो और टका, इनके बारे में आज जानेंगे। रियाल सऊदी अरेबिया का करेंसी है, रूबल रशिया का करेंसी है, यूरो यूरोपियन यूनियन का करेंसी है, और टका हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का 35A धारा किस राज्य से संबंधित था। किस राज्य से संबंधित था, है नहीं, देखिए था, क्योंकि इसको 5 अगस्त 2019 को एक राष्ट्रपति के आदेश के इसे हटा दिया गया था, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में था आया हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, आसाम और कर्नाटका। तो सबको पता ही है किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो आपको नहीं पता वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 35A, ठीक है, और 370, सबको पता है 370, लेकिन नाम सिर्फ पता है, उसके अंदर में क्या आता है नहीं पता। तो आज उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो आर्टिकल 35A, अनुच्छेद 35A, जम्मू कश्मीर राज्य के में रहने वाले लोगों कौन, वहाँ के रेसिडेंट कौन होंगे, उनके बारे में व्याख्या करता है, ठीक है। और 370 जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य को अलग संविधान, अलग प्रशासन करने का और अलग झंडा रखने का अधिकार देता है। देखिए 35 से वहाँ में रहने वाले लोगों के बारे में बात करता है, और अब 370 वहाँ का जो कानून व्यवस्था होगा, वहाँ का जो झंडा होगा, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनके बारे में डिफाइन करता है कि वो लोग अपना अलग से ये सब रख सकते हैं, ठीक है। और इसको 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर से। तो क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2018 में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए वाई.सी. देवेश्वर, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, और ऑप्शन सी सोनम वांगचुक, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनम वांगचुक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 सोनम वांगचुक अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिनको 2018 में पुरस्कार मिला। उनके साथ और एक व्यक्ति है जिनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने से पहले तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो एशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और ये जो रेमन मैग्सेसे एक फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे 1955 समथिंग में। तो वहाँ पे क्या था कि उन प्रेसिडेंट के नाम से ही, उनका नाम था रेमन मैग्सेसे। जैसे नोबेल प्राइज दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम के आधार पर, उसी तरीके से रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है फिलीपीन के प्रेसिडेंट के नाम पर, ठीक है। अब ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी बहुत बना रहा था कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, अब यहाँ पे केरला, हमारे यहाँ केरला के एक हेल्थ मिनिस्टर थे, के शैलजा उनका नाम था, ठीक है, के शैलजा। इन्होंने इनका नाम, इनको नॉमिनेट किया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 के लिए, ठीक है, 2022 के लिए। लेकिन इन्होंने इसे लेने से डिनाइड कर दिया, मतलब मना कर दिया कि मैं इसे नहीं ले सकती। अब इसी कारण से ये बहुत चर्चा में है। लेकिन इनका नहीं लेने का कारण भी बहुत तर्कपूर्ण है। जैसे कि उनका कहना है कि जो रेमन मैग्सेसे थे
जब वो फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपने समय में क्या किया कि जितने भी कम्युनिस्ट थे उन पर एक कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में सभी काम किए, ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट को ख़त्म करने के पाथ को उन्होंने फॉलो किया। अब ये थेरी के सेल्जा कम्युनिस्ट, ठीक है, और जो रेमन मैग्सेसे थे वो कम्युनिज्म को ख़त्म करना चाहते थे, तो इसी चलते इन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। अब जानते हैं कि कौन कौन से भारतीय थे जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। तो सबसे पहले विनोबा भावे भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाया था। और उसके बाद मदर टेरेसा, सत्यजीत रे, भारत भटवानी और सोनम वांगचुक 2018 में मिला था इनको, ठीक है। और एनडीटीवी के जो एंकर थे रवीश कुमार जी, उनको मिला था 2019 में जर्नलिज्म के फील्ड में। अब जानते हैं कि इनका कैटेगरी क्या होगा, ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाएगा। तो मेन यहाँ पे 6 पॉइंट को देखा जाता है यहाँ पे, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस, कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है और अपने काम को बखूबी कर रहा है तो उनको इस अवार्ड के लिए दिया जाता है। पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक की सेवा करेगा, मतलब सर्विस करता है, एनजीओस या किसी भी फील्ड में पब्लिक पीपल्स का सर्विस करता है, उनको दिया जाता है। कम्युनिटी लीडरशिप, ठीक है। उसके बाद जर्नलिज्म और लिटरेचर, जिनमें रवीश कुमार जी को 2019 में मिला। पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जिसको मिला था किसको, आपका मदर टेरेसा। और इमर्जेंट लीडरशिप, इसमें मिला था 2006 में अरविंद केजरीवाल जी को, मतलब उभरता हुआ नेता, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस में आपको मिला था विनोबा भावे जी को, इसी तरीके से। तो इसी फील्ड में देखा जाता है कि किसे किसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।